जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, पूरे विश्व में मंकी पॉक्स का खतरा, भारत में भी है संभावित खतरा। उसी के साथ जानेंगे असादुद्दीन अवैसी ने कहा कि मोदी के घर के नीचे भी हो सकती है मस्जिद, क्या उसकी भी करोगे खुदाई। साथ ही खबर में जानेंगे मोदी के बड़े बड़े बोल, जापान में जाकर अपने मुंह मियां मिट्ठू। साथ ही खबर में जानेंगे ओम प्रकाश चौटाला आय से ज़्यादा संपत्ति मामले में दोषी साबित। साथ ही खबर में जानेंगे भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हॉकी का हो चुका है ड्रॉ, एशिया कप का मुकाबला ड्रॉ रहा। साथ ही खबर में आपको बताएंगे दलित बेटी की हाथी पर बारात के बारे में। उसी के साथ जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने चांदी का भाव और भारत के मौसम का अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 24 मई 2022 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे, आज है दोस्तों भारत की आज़ादी के लिए महज 19 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूलने वाले शहीद आजम भगत सिंह के प्रेरणा स्रोत क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की जयंती। उनकी जयंती पर सीएमएम की ओर से विनम्र अभिवादन। आज एक और शख्सियत का जन्म दिवस है, माउंट एवरेस्ट का शिखर सर करने वाली भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही पद्म भूषण बिच्छेंद्री पाल का भी आज जन्मदिन है। तो उनको सीएमएम न्यूज़ की ओर से जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे पीएम मोदी के घर के नीचे भी है मस्जिद, क्या उसकी भी करोगी खुदाई, असादुद्दीन अवैसी बोले। तो गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असादुद्दीन अवैसी ने सूरत में एक जनसभा की है। इस जनसभा में अवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी का मुकाबला सिर्फ मैं कर सकता हूं, राहुल गांधी नहीं। अवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ को हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आता है क्योंकि वो भारत के मुसलमानों को मुगलों से जोड़कर देखते हैं। दावा करने को तो मैं भी ये कर सकता हूँ कि मोदी जहाँ रहते हैं उसके नीचे मस्जिद है, तो क्या उसकी भी खुदाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, मुझे मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचने में मजा आता है, जापान में बोले मोदी, अपने ही मुंह किया मियां मिट्ठू। तो पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिन के दौरे पर है। वो टोक्यो पहुंचे, वहां क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए गए। वहां क्वाड समिट के नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में भी वे हिस्सा लेंगे, जो प्रभावशाली समूह के सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा करने पर केंद्रित है। पीएम मोदी यहां कारोबारियों और सीईओ के साथ भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार पर भी चर्चा होगी। साथ ही क्वाड समिट में क्वाड देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मोदी ने टोक्यो विमानतल पहुंचने पर भारतीय समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से भी स्वागत किया। तो वहां बड़े बड़े बोल कर आए हैं कि मुझे मक्खन पर नहीं लेकिन पत्थर पर लकीर खींचने में मजा आता है। भारत में तो समाज का ध्रुवीकरण करते ही है, लेकिन विदेशों में हिंदुत्व का मुद्दा नहीं उठा सकते, वहां उनको बुद्ध की याद आती है। अगली खबर में यही जानेंगे कि बुद्ध पर क्या बोले पीएम मोदी। तो बढ़ते अब अगली खबर की ओर। तो ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग या फव्वारे की होगी पूजा अर्चना, कोर्ट में हुई याचिका दायर। तो वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत ने सोमवार को इस बात को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा है कि किस मामले पर पहले सुनवाई होगी। इस बीच ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के नियमित पूजन अर्चन के लिए अदालत में काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने सोमवार को याचिका दायर की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे, ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई हो चुकी है पूरी, कल 2 बजे तक फैसला सुनाएगी वाराणसी कोर्ट। तो बीते कल सोमवार की खबर है दोस्तों। दरअसल वाराणसी के मां श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी विवाद पर सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। करीब 45 मिनट तक सुनवाई चली। आगे की सुनवाई को लेकर कोर्ट के द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब इसकी सुनवाई आज 2 बजे होनी है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट में डीजीसी सिविल के प्रार्थना पत्र के अलावा हिंदू पक्ष और अंजुमन
इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई आपत्तियों पर भी बहस हुई। दरअसल ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे मामले में कोर्ट का सोमवार का दिन काफ़ी अहम था, क्योंकि जज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार वाराणसी जिला जज ने इस मामले की सुनवाई की थी। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे जोधपुर में पानी पर 24 घंटे पुलिस का पहरा, 10 दिन का वाटर स्टॉक भी नहीं बचा। तो जोधपुर शहर क्लोजर के चलते पेयजल संकट के मुहाने पर खड़ा है। इस पेयजल संकट की आहट को देखते हुए प्रशासन अब अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में अब पानी पर पुलिस पहरे लगा दिए गए हैं। शहर के सभी फिल्टर प्लांट पर 24 घंटे पुलिस का पहरा रखा जा रहा है। दूसरी ओर अब मकानों के बाहर की सड़कों को धोने सहित अन्य फालतू कामों के लिए पानी बहाने वालों की भी शामत आने वाली है। नगर निगम की टीम ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल करेगी। इसके अलावा उचित पेयजल प्रबंधन के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम गठित की गई है। यह टीम किसी भी स्थिति से निपटने को हमेशा तैयार रहेगी। देखते अगले समाचार, तो इस समाचार में जानेंगे स्कूलों में लगे धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर गोरखपुर और मुजफ्फरनगर में विद्यालयों को दिए गए सुपुर्द। जी हाँ दोस्तों, विद्यालय जो है उनको अब लाउडस्पीकर दिए गए हैं। मंदिर और मस्जिद से निकाल कर ऐसा कहा गया है। तो धार्मिक स्थलों से 53,942 लाउडस्पीकर उतारे गए हैं जो स्कूलों को दिए जा रहे हैं। स्कूलों को दिए गए लाउडस्पीकर अब स्कूलों में प्रार्थना के लिए या राष्ट्रीय गानों के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जिन लाउडस्पीकरों से मस्जिद में अजान और मंदिरों में भजन सुनाई देते थे, वो अब स्कूलों में प्रार्थना और राष्ट्रगान के लिए काम में लिए जाएंगे। धार्मिक स्थलों से उतारे गए इन लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अब स्कूलों में प्रार्थना और राष्ट्रगान तथा दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे कोरोना से डरा सऊदी अरब, भारत समेत 16 देशों की यात्रा पर लगाया बैन। तो सऊदी अरब ने लाखों भारतीयों को बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब ने भारत समेत 16 देशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागरिकों की यात्रा पर बैन लगा दिया है। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट ने शनिवार को जारी अपने आदेश में यात्रा बैन लगाया है। इन देशों में भारत के अलावा ईरान, तुर्की, यमन, वियतनाम, कांगो, इथोपिया, वेनेजुएला आदि देश भी शामिल है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे अमरनाथ यात्रा को आतंकी संगठन TRF से खतरा, मिला धमकी भरा पत्र। जी हाँ दोस्तों, तो अब भगवान को भी आतंकियों का खतरा सताने लगा है। दरअसल अमरनाथ यात्रा की 30 जून से शुरुआत हो रही है। इससे पहले यात्रा को लेकर आतंकी संगठन TRF ने धमकी भरा पत्र जारी किया है। पत्र में आतंकी संगठन की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर निशाना साधा गया है। संगठन का कहना है कि वे यात्रा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तीर्थयात्री तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे कश्मीर मुद्दे में शामिल नहीं होंगे। यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त को खत्म होगी। 43 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पहले से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। पुलिस ने TRF के 2 आतंकियों को भारी मात्रा में हथियारों के साथ भी गिरफ्तार किया है। देखते अगली न्यूज अपडेट। इसमें जानेंगे हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें बढ़ी, आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया गया है। दरअसल उनकी सजा को लेकर 26 मई को दिल्ली की एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। वहीं शनिवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पूर्व CM चौटाला भी मौजूद रहे। चौटाला के दोषी पाए जाने के बाद उनके वकील का कहना है कि इस मामले में उन्हें 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि JBT भर्ती मामले में चौटाला बीते साल 2 जुलाई को ही तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। अब कहा जा रहा है कि उन्हें फिर जेल जाना पड़ सकता है। चौटाला की उम्र अभी 87 साल की है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे 10 लाख आशा महिला कार्यकर्ताएं ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित, PM मोदी ने दी बधाई।
तो WHO ने 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए और कोरोना महामारी के खिलाफ उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मिला है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अपनी शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि मुझे खुशी है कि आशा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन महानिदेशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सभी आशा कार्यकर्ताओं को बधाई। वे एक स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में सबसे आगे हैं। उनका समर्पण और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। तो मोदी जी ने ये बयान भी दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे दिल्ली NCR में बारिश से बदला मौसम। 80 मिनट में 11 डिग्री गिर गया तापमान। दोस्तों, शनिवार को गर्मी और उमस के बाद रविवार और सोमवार को भी थोड़ी थोड़ी अचानक मौसम ने करवट ली। हवा आंधी के साथ बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो चुकी है। वहीं नोएडा में भी सुबह से तेज बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है। बारिश इतनी तेज रही कि सड़कों पर से पानी बह निकला। वहीं कई जगह ओले भी गिरने की खबर आई है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश की खबर है। इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी दी थी। इस कारण हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा था। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि हवा आंधी के कारण बदले मौसम का प्रभाव तापमान पर भी पड़ेगा और गिरावट भी दर्ज होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे असम के CM ने छोटे बच्चों की मदरसा शिक्षा का किया विरोध। बताया मानवाधिकार का उल्लंघन। जी हाँ दोस्तों, असम से खबर आ रही है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब मदरसों का विरोध किया है। बीजेपी के नेता है और आप सभी जानते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान करके समाज का ध्रुवीकरण करके अपनी वोट बैंक हड़पना चाहती है। तो खबर में जानते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने छोटे बच्चों के लिए मदरसा शिक्षा का विरोध करते हुए रविवार को कहा था कि किसी भी धार्मिक संस्थान में प्रवेश उस उम्र में होना चाहिए जिसमें व्यक्ति अपने निर्णय खुद ले सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़े साप्ताहिक 5 जन्य ऑर्गेनाइजर के एक मीडिया सम्मेलन में शर्मा ने कहा कि बच्चे मदरसे में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे यदि उन्हें बताया जाए कि वहां पढ़ने के बाद वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। लेकिन RSS का क्या दोस्तों, RSS में भी बच्चों को शामिल किया जाता है। कम उम्र के नौजवानों को, किशोरों को बरगलाया जाता है, उन्हें भीड़ का हिस्सा बनाया जाता है, हिंदू मुसलमान के बारे में लड़ाया जाता है और जहर घोला जाता है। तो फिर मदरसों पर ही बैन क्यों? क्योंकि सरकार बीजेपी की है, हिंदुत्व और RSS वालों की है। तो मुसलमान दलित सवर्ण की राजनीति के अलावा इन्हें कुछ भी नहीं आता। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे स्टॉक मार्केट का हाल। स्टॉक मार्केट ने शुरुआती लाभ गंवाया। सेंसेक्स 38 अंक टूटा। निफ्टी भी 16,300 के नीचे हुआ बंद। तो उतार चढ़ाव भरे कारोबार में शुरुआती बढ़त गंवाने के बाद स्थानीय शेयर बाजार सोमवार को लगभग स्थिर रुख के साथ बंद हुआ। धातु कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली से अंत में सेंसेक्स 38 अंक के नुकसान के साथ बंद हुआ। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 37.78 अंक यानी 0.7% फिसलकर 54,288.61 अंक पार कर गया। दिन में कारोबार के दौरान यह समय 54,931.30 अंक के उच्च स्तर तक गया और 54,191.55 अंक के निचले स्तर तक आया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 51.45 अंक यानी 0.32% गिरकर 16,214.70 अंक पर बंद हुआ। देखते अगले समाचार। तो इस न्यूज अपडेट में जानेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हॉकी मैच। आखिरी मिनट में पाकिस्तान के खिलाफ जीत से चुका भारत। एशिया कप का पहला मैच 1-1 से ड्रॉ। तो भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ड्रॉ के साथ किया है। पहले मुकाबले में भारत ने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मिनट तक 1-0 से बढ़त बना रखी थी, लेकिन पाक स्ट्राइकर अब्दुल राणा ने 58वें मिनट के आखिरी सेकंडों में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मैच को 1-1 से ड्रॉ करवा दिया। इस मैच में भारत के लिए एकमात्र गोल कार्थी सेल्वम ने 90 मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से दागा था। अब भारत अपना दूसरा मुकाबला मंगलवार 24 मई को जापान के खिलाफ खेलेगा। तो अगली न्यूज अपडेट में जानते हैं PM मोदी
जापान में क्या बोले? टोक्यो में भारतीय प्रवासियों से बोले मोदी, भारत और जापान का रिश्ता है बुद्ध, ज्ञान और ध्यान का। जी हाँ दोस्तों, तो जापान में पीएम मोदी ने बुद्ध की बात की, ज्ञान की बात की, लेकिन राम की बात या हिंदुत्व की बात नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि भारत में ही समाज का ध्रुवीकरण वे कर सकते हैं। उनका जय श्री राम और हिंदुत्व का एजेंडा विदेशों में तो कतई नहीं चलेगा। विदेशों में तो उनको भारत का बुद्ध ही ले जाना पड़ेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर रामदास आठवले ने ठाकरे का किया समर्थन, कहा तत्काल विधेयक लाने की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, राज ठाकरे के समर्थन में दिखे हैं रामदास आठवले। तो रामदास आठवले ने मन से प्रमुख राज ठाकरे का समर्थन किया है। आठवले ने यह समर्थन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग का किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने सोमवार को कहा कि इस मामले में तत्काल एक विधेयक लाना जरूरी है। देखते अगले समाचार इस न्यूज अपडेट में है। भाजपा में शामिल होने के 3 महीने बाद खली ने बताया आखिर क्यों हुए वे इस पार्टी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, खली अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल अब पर्सनली देखा जाए तो खली बहुत ही भोले स्वभाव के हैं, तो वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी अब लीडिंग पार्टी है भारत में। तो काफ़ी बड़े बड़े राजनेता और स्पोर्ट्समैन भी अपने रिटायरमेंट के बाद करियर को राजनीति की तरफ मोड़ते हैं। राजनीति को एक करियर की तरह पैसा कमाने का जरिया भी ये लोग देखते हैं। तो इस पर अब खली भी शामिल हो चुके हैं भाजपा में। तो भाजपा में शामिल होने पर खली से पूछा गया कि आप भाजपा में क्यों शामिल हुए हैं, तो खली ने कहा कि मुझे भाजपा में शामिल होने पर बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से प्रभावित होकर मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं। तो सीएमएम न्यूज़ भी खली से पूछना चाहेगा कि कौन सी विचारधारा से खली जी आप प्रभावित हुए हैं, क्योंकि मोदी की विचारधारा मतलब बीजेपी की, आरएसएस की हिंदुत्व की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा मतलब राम राज्य, और राम राज्य मतलब वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, हिंदू मुसलमान, जातिवाद, समाज का ध्रुवीकरण और भेदभाव। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे रहबर योजना के तहत कार्यरत कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। जम्मू से आ रही है खबर, भाजपा मुख्यालय के बाहर दिया धरना। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात तथा नेशनल यूथ कोर के तहत नियुक्त हजारों कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर पदों पर नए सिरे से नियुक्तियां करने के फैसले से इन कर्मचारियों पर पहाड़ टूट पड़ा है। इनका रोजगार दोस्तों चला गया है। बीजेपी सरकार के इस फैसले से हैरान व गुस्साए इन कर्मचारियों ने अपनी आवाज उठाने के लिए सोमवार को त्रिकुटांगन नगर स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। भाजपा मुख्यालय के बाहर इन कर्मचारियों ने शव यात्रा निकालते हुए उपराज्यपाल प्रशासन ने इन हजारों कर्मचारियों की हत्या न करने की अपील इन्होंने की है। इन कर्मचारियों ने सेवाएं समाप्त करने का आदेश वापस होने तक अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी किया है। देखते अगली खबर, तो इस खबर में जानेंगे ज्ञानव्यापी केस के बारे में। कांग्रेस के आचार्य कृष्णम बोले खुद को उदार दिखाने के लिए शिवलिंग का मजाक बना रहे हमारे नेता। तो कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता खुद को अधिक उदारवादी साबित करने के लिए शिवलिंग का मजाक बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। उन्होंने भाजपा पर मंदिरों के सहारे वोट बैंक की राजनीति करने का भी और समाज का ध्रुवीकरण करने का भी आरोप लगाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इसमें जानेंगे राजस्थान में मंकी पॉक्स की चेतावनी जारी। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएस से आने वाले लोग होंगे ट्रेस, कांटेक्ट में आने वालों की भी होगी जांच। तो पूरे विश्व में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ चुका है, तो अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दरअसल यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा से यात्रा करके भारत आने वाले यात्रियों को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान ने इन देशों में मिले मंकी पॉक्स के मामलों को देखते हुए यात्रियों की स्क्रीनिंग करने और सस्पेक्ट मिलने पर उस व्यक्ति को आइसोलेट करके सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भिजवाने के लिए कहा है। देखते अगले समाचार इस न्यूज अपडेट में जानेंगे। चेहर माता मंदिर में 2 घंटे लटके रहे 80 श्रद्धालु, रास्ते में अटका रोपवे। जबलपुर, रीवा समेत कई जिलों में हवा, आंधी और बारिश।
तो मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में मौसम बदलने के साथ ही आंधी पानी का दौर शुरू हो गया। इस दौरान सोमवार को महर में माता शारदा के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की जान आफत में पड़ गई। शारदा मंदिर का रोपवे बीच रास्ते में ही रुक गया। उसमें सवार श्रद्धालु हवा में झूलने लगे। बताया जाता है कि मौसम बिगड़ते ही बिजली गुल हो गई। इस वजह से रोपवे की ट्रॉलियां बीच रास्ते में अटक गई। इस दौरान 28 ट्रॉलियों में करीब 80 श्रद्धालु फंस गए। यहाँ दोपहर करीब 3 बजे आंधी व बारिश होने से लाइट गई और ट्रॉलियों का संचालन बंद हो गया। श्रद्धालुओं को ट्रॉलियों से सुरक्षित निकाल लिया गया। यहाँ कुल 32 ट्रॉलियां हैं, जिनमें 2-2 ट्रॉलियां हमेशा स्टेशन पर रहती है, जबकि बाकी ट्रॉलियां चलती ही रहती है। तो आंधी तूफान से अब खतरे की घंटी भी मध्य प्रदेश में दिखाई दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे राम रहीम की बेटी दामाद ने छोड़ा डेरा, यूरोप पहुंच अमरप्रीत ने किया ट्वीट। तो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की बेटी और दामाद डेरे को छोड़कर विदेश चले गए हैं। यूरोप पहुंचने के बाद डेरा प्रमुख की बेटी अमरप्रीत ने अपना घर छोड़ने का दुख जाहिर किया है। अमरप्रीत ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें दिख रहा है कि उनके घर छोड़ने के समय पूरा परिवार भावुक हो गया। इस वीडियो के मौके पर उन्होंने एक पंजाबी गाना भी बैकग्राउंड में चलाया। दरअसल हो सकता है दोस्तों कि राम रहीम अब जेल में है, उन पर हत्या और बलात्कार के आरोप भी लग चुके हैं। तो हो सकता है कि उनके तार उनकी बेटी और दामाद तक भी जुड़े और इसी के चलते वो भाग खड़े हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे मॉनसून का आगमन। दक्षिण गुजरात में 25 मई से बारिश की संभावना। राज्य में 2-3 डिग्री गिरेगा तापमान का पारा। तो राज्य भर में पिछले 2-3 दिनों से गर्मी में गिरावट आ रही है। दरअसल गुजरात से खबर आई है। ऐसे में अब गुजरात राज्य में प्री मानसून गतिविधियां भी शुरू हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार आगामी 25 मई से दक्षिण गुजरात में बारिश की संभावना है, जबकि राज्य भर में अभी आगामी 4-5 दिन तक गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान का पारा 2 से 3 डिग्री गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण गुजरात के नवसारी और वलसाड़ जिले में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव में भी सामान्य बारिश हो सकती है। अहमदाबाद में इस दौरान तापमान का पारा 41 डिग्री के करीब रहने का भी अनुमान है। देखते अगली खबर। तो इस खबर में जानेंगे पुतिन को बहुत बड़ा झटका। यूएन में रूसी डिप्लोमेट का इस्तीफा, कहा अपने देश की हरकतों के लिए शर्मसार हूं। तो यूक्रेन पर हमला बेवजह और जबरदस्ती किया गया, इसके लिए हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार है, बोरिस वोंदरेव ने ये बयान दिया है। दरअसल इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट पर रूस को जबरदस्त झटका लगा है। यूएन में रूस के डिप्लोमेट ने सार्वजनिक तौर पर यूक्रेन पर हमले को न सिर्फ गलत ठहराया, बल्कि ये भी कहा कि इस जंग की वजह से वो शर्मसार है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे बाइडेन की चीन को चेतावनी, कहा ताइवान पर हमला किया तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। चीन बोला राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए हम भी तैयार, अमेरिका हमें कम आंकने की जरा भी कोशिश ना करे। तो यूक्रेन जंग के बीच ताइवान को डराने में जुटे चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार खुली चेतावनी दी है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे बाइडेन ने एक बैठक में कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। उन्होंने कहा कि ताइवान की सीमा पर घुसपैठ करके चीन खतरा मोल ले रहा है। इस पर चीन ने पलटवार करते हुए कहा कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं। हाल ही में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें चीन के बड़े अधिकारी ताइवान पर हमले को लेकर बातचीत कर रहे थे। इसके बाद बाइडेन का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका सैन्य मदद के लिए ताइवान पर जरूर मेहरबान होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे 15 दिन में 15 देशों तक पहुंचा मंकी पॉक्स, लक्षण मिलने पर बेल्जियम ब्रिटेन में क्वारंटाइन जरूरी। मुंबई में भी संदिग्ध मरीज आइसोलेट होंगे। तो पूरे विश्व में अब कोरोना के बाद मंकी पॉक्स का भी खतरा बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब मंकी पॉक्स के खतरे से सभी सावचेत हो गए हैं। लोगों ने
एडवाइजरी और अलर्ट भी जारी कर दिया है। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया अब तेजी से मंकी पॉक्स की चपेट में आ रही है। यह बीमारी महज 15 दिन के अंदर 15 देशों में फैल गई है। सोमवार को बेल्जियम के बाद ब्रिटेन में भी मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंपलसरी कर दिया गया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि किसी भी देश में बीमारी का एक मामला ब्रेकआउट माना जाएगा। दूसरी तरफ भारत में मंकी पॉक्स को तेजी से फैलता देख अलर्ट हो गया है। सोमवार को मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम ने कस्तूरबा अस्पताल में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया है। हालांकि अभी देश में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं आया है। ब्रिटेन, अमेरिका, इटाली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, नेदरलैंड, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में मंकी पॉक्स के केस सामने आए हैं। केवल 2 हफ्तों में ही मामलों की संख्या 100 के पार जा चुकी है। हालांकि इस बीमारी से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है, फिर भी ये बीमारी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे सरकार के रेस्टोरेंट्स को चेतावनी, ग्राहकों से जबरन नहीं वसूल सकेंगे सर्विस चार्ज। तो रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पीने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने पर चेतावनी जारी की है। उपभोक्ता विभाग ने कहा है कि रेस्टोरेंट जबरन ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूल नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 2017 में एक गाइडलाइंस जारी की थी। उसमें कहा गया था कि सर्विस चार्ज वॉलंटरी है, यह ग्राहकों पर निर्भर करता है कि वो दे या न दे। इसके बावजूद सरकार को शिकायतें मिल रही थी कि ग्राहकों की शिकायत यह है कि रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाता है। इसको लेकर सरकार अब काफ़ी गंभीर हो गई है। दरअसल रेस्टोरेंट बॉडी को एक पत्र लिखने और रेस्टोरेंट द्वारा सर्विस चार्ज के कलेक्शन को हाईलाइट करने के बाद कुछ दिनों में ही ये बात सामने आई है। तो बताया ये जा रहा है कि रेस्टोरेंट डिफ़ॉल्ट रूप से उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज वसूल कर रहे हैं। भले ही इस तरह के किसी भी चार्ज का कलेक्शन वॉलंटरी और उपभोक्ताओं पर निर्भर है, फिर भी कानून के अनुसार अनिवार्य नहीं है। तो रेस्टोरेंट के मालिक और रेस्टोरेंट फिर भी ये चार्ज वसूल रहे हैं। सर्विस चार्ज देना बिल्कुल भी ग्राहकों पर निर्भर है कि वो दे या न दे, फिर भी इसको बिल में जोड़ दिया जाता है और ग्राहकों से पैसे हटे जाते हैं। तो सरकार अब इस पर सख्त हो चुकी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अब जानेंगे गुजरात का मामला। पिता ने बेटी की हाथी पर निकाली बारात। दलित होने और दबंगों के डर से खुद नहीं कर सके थे शादी में घुड़चढ़ी। मतलब खुद की शादी में ये घोड़े पर सवार होकर नहीं जा पाए थे, दबंगों के डर से, जाति भेद के डर से। तो अब उन्होंने अपनी बेटी की बारात हाथी पर निकाली है। दरअसल हर इंसान चाहता है दोस्तों कि वो जो काम जीवन में नहीं कर पाया वो उसके बच्चे जरूर करे। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के सुरेंद्रनगर इलाके में रहने वाले नटू परमार भी एक ऐसी ही इच्छा रखते थे जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी में पूरी की। पूरे सुरेंद्रनगर में नटू परमार की बेटी शादी इन दिनों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इस इलाके में दलित समुदाय के लोग घोड़ी पर बारात निकालने से डरते हैं। ऐसे में नटू भाई ने अपनी बेटी की बारात हाथी पर निकाली। बेटी की बारात हाथी पर निकालने की बात जिस किसी ने भी सुनी वो हैरान रह गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नटू परमार का कहना है कि फुलेकू यानी विवाह पूर्व बारात, जिसको बिंदौली भी कहा जाता है, वरघोड़ा भी कहा जाता है, उसके लिए आज भी लगभग हर महीने दलितों की ओर से एफआईआर दर्ज होती है। नटू भाई का कहना है कि जब आज ये हालात है तो आप सब 2 दशक यानी 20 साल पहले इसकी क्या स्थिति होगी उसकी कल्पना कर सकते हैं। मुझे मेरे बड़ों ने बारात निकालने से मना कर दिया था और मैं आधे अधूरे मन से राजी हो गया था, लेकिन मैंने तब फैसला किया था कि मेरे बच्चों को मेरा भाग्य नहीं भुगतना पड़ेगा। दरअसल दलित समुदाय के लोग इस बारात से काफ़ी उत्साहित है। आज भी अगर दलितों की बारात घोड़े पर निकलती है तो अहमदाबाद में और सौराष्ट्र के कई इलाकों में ऐसा पथराव होता है। ऐसे में बारात पुलिस की सुरक्षा में निकाली जाती है। नटू भाई ने बताया कि बेटी की बारात के लिए हाथी को अहमदाबाद से बुलवाया गया था। उसे रंग बिरंगी रंगों से सजाया गया। इस पर हाथी पर बेटी को पढ़ाए, बेटी को अधिकार दे के मैसेज के साथ फ्लेक्स बैनर भी लगाए गए थे। इस पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर भी सजाई गई थी, ये याद दिलाने के लिए कि उन्होंने जेंडर या जाति के बावजूद हम सभी को समानता का हक दिया है। नटू भाई ने इससे पहले भी सुर्खियां बटोरी है। इससे पहले नटू परमार उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने 2016 के ऊना कांड में कोड़े मारने की घटना के बाद गाय के शवों के साथ कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन
रोशन किया था। आपको बता दें कि 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी भारतीय नर्सिंग और मिडवाइफ की डिग्री के साथ अभी लिमड़ी जनरल हॉस्पिटल में बतौर स्टाफ नर्स काम कर रही है। नटू परमार के 19 और 21 साल के 2 बेटे भी है जो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार में क्या रहा सोने चांदी का हाल। तो राजधानी दिल्ली में सोमवार को सोना 170 रुपए की तेजी के साथ 50,926 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके साथ ही चांदी का भाव 458 रुपए की तेजी के साथ 61,792 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। तो सोने चांदी के बाद अब जानते हैं कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कोंकण और गोवा में हल्की बारिश संभव है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ गरज के साथ हल्की बारिश भी संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। मिलते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।